नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने भारत के बिजनेस लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, एक आइकन। सोचिए, गुजरात के छोटे से गांव चौरवाड़ से निकलकर एक स्कूल टीचर के बेटे का भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक खड़ा कर देना, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है ना? बिल्कुल फिल्मी है, मतलब प्रेरणादायक भी है और विवादास्पद भी, दोनों ही। हाँ, तो आज हम इसी सफर की गहराई में उतरेंगे। क्या थी उनकी सोच, क्या थे उनके तरीके, और आज उनकी विरासत क्या मायने रखती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरूर। चलिए, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई के नाम से जानते हैं, 1932 में पैदा हुए। परिवार बहुत साधारण था। पिताजी स्कूल टीचर थे। हाँ। कहते हैं कि बचपन में देखी गरीबी उनके मन में ऐसी चुभ गई थी कि उससे बाहर निकलने की एक जिद, एक आग उनमें हमेशा जलती रही। ये सिर्फ किताबी बात नहीं लगती, ऐसा लगता है कि उन्हें गरीबी से सचमुच नफरत थी, एक तरह की चिढ़ थी। बिल्कुल, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा या एम्बिशन नहीं था, आप सही कह रही हैं। ये एक जरूरत थी, जीने की शर्त जैसी। इसी ने उन्हें वो जबरदस्त ड्राइव दी, वो कभी ना रुकने वाला जज्बा। और सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में, आजादी के कुछ ही साल बाद, वो लड़का गुजरात छोड़कर हजारों मील दूर अदन, यमन चला गया। 16 साल की उम्र में? हाँ, एबेसे एंड कंपनी नाम की एक बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म में काम करने। उस जमाने में ये बहुत बड़ा, बहुत हिम्मती कदम था। और ये जो अदन वाला एक्सपीरियंस था, ये उनके लिए जबरदस्त लर्निंग ग्राउंड साबित हुआ, है ना? ओह बिल्कुल। भारत में बैठे उस वक्त के ज्यादातर बिजनेसमैन से अलग उन्हें सीधे इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसीज का उतार चढ़ाव, ग्लोबल बिजनेस कैसे चलता है, इन सब का फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिला। सही बात। मैंने सुना है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने वहां एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट का काम भी किया था। हाँ, ऐसी कहानियां उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों से जुड़ी हैं। लेकिन एबेसे एंड को में काम करते हुए उन्होंने असली चीजें सीखी। उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग मार्केट्स में चीजों की कीमतों में जो फर्क होता है, उसका फायदा उठाकर पैसा कमाया जा सकता है, जिसे बिजनेस की भाषा में आर्बिट्राज कहते हैं। अच्छा, आर्बिट्राज। हाँ, मतलब एक जगह से सस्ता खरीदो, दूसरी जगह महंगा बेचो। उन्होंने बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज को ऑपरेट करते देखा, समझा कि पैसा बनता कैसे है, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे तय होते हैं, सप्लाई चेन्स कैसे काम करती हैं। ये सब उनके लिए एक प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल था। ऐसी सीख जो उन्हें किसी एमबीए क्लासरूम में शायद कभी नहीं मिलती। सही। फिर 1958 में वो भारत वापस लौटे। जेब में कुछ हजार रुपए की सेविंग्स थी, लेकिन दिल में एम्बिशन का समंदर था। हाँ, एम्बिशन तो कूट कूट कर भरी थी। आते ही उन्होंने मसालों और सूत मतलब यार्न की ट्रेडिंग शुरू की। अपने एक दूर के कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मार्जिन नाम की पार्टनरशिप फर्म बनाई। मार्जिन। हाँ। हाँ। प्लान सीधा था, पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करना और मसाले वापस यमन एक्सपोर्ट करना। बिल्कुल जमीनी स्तर का ट्रेडिंग का काम। और उनका पहला ऑफिस मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में, नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर, सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक फोन, एक टेबल, 3 कुर्सियां और 2 असिस्टेंट्स। बस। हाँ, यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा विशाल एम्पायर बना। शुरुआत वाकई बहुत मामूली थी, कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चली। करीब 1965 में दमानी और अंबानी अलग हो गए। सुनने में आता है कि दोनों के बिजनेस करने का तरीका और स्वभाव बिल्कुल अलग था। दमानी शायद थोड़े कॉशियस, संभल कर चलने वाले कारोबारी थे। हाँ, कहते हैं वो रिस्क लेने से डरते थे। जबकि धीरूभाई बड़े रिस्क लेने से कभी नहीं कतराते थे। तो रास्ते अलग हो गए और धीरूभाई ने अकेले दम पर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव रखी। और यहीं से धीरूभाई का असली स्ट्रेटेजिक दिमाग, उनकी दूर की सोच सामने आने लगी। वो सिर्फ एक ट्रेडर, एक आयात निर्यात करने वाले व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे। नहीं, उनका विजन बड़ा था। उनका विजन बहुत बहुत बड़ा था। वो इंडस्ट्री बनाना चाहते थे। Here's where it gets really interesting. उन्होंने कुछ ऐसी चीजें सोची और की जो उस समय के भारत के लिए, उस वक्त के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एकदम नई थी, डिसरप्टिव थी। हाँ बिल्कुल। जैसे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हाँ। इसका मतलब है कि आप जो चीज बेच रहे हैं उसे सिर्फ खरीद कर बेचने की बजाय उसे बनाने के प्रोसेस में पीछे की तरफ जाएं और खुद बनाना शुरू कर दें। सही, मतलब सोर्स तक पहुंचो। हाँ,
इसी सोच ने उन्हें सिर्फ यान बेचने की बजाय गुजरात के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए मोटिवेट किया। विमल ब्रांड इसी सोच का नतीजा था, जो घर घर में पहचाना जाने लगा। विमल, हाँ, वो नाम तो सब जानते हैं। और शायद इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी था उनका कैपिटल मार्केट्स को समझना और उसे इस्तेमाल करने का तरीका। ओह हाँ, वो तो कमाल था। 1970s के भारत में सोचिए, जब बड़े बिजनेस हाउसेस लोन के लिए बैंकों या सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर थे, धीरूभाई ने यह पहचाना कि असली पैसा तो आम आदमी के पास है। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल। उन्होंने छोटे निवेशकों, रिटेल इन्वेस्टर्स को सीधे अपनी कंपनी से जोड़ने का रास्ता निकाला। ये समझा कि अगर इन लाखों लोगों का भरोसा जीता जाए तो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाया जा सकता है। रिलायंस का 1977 का IPO इसी सोच का नतीजा था। इसने भारत में एक तरह से इक्विटी कल्ट की शुरुआत की, आम लोगों को शेयर बाजार से जोड़ा। हाँ, और वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स किसी छोटे मोटे हॉल में नहीं बल्कि क्रिकेट स्टेडियम में करते थे। हाँ, वो तस्वीरें तो मशहूर हैं। हजारों छोटे शेयर होल्डर्स आते थे, वो उनसे सीधे बात करते थे, उन्हें शेयर होल्डर्स ने कंपनी का पार्टनर महसूस कराते थे, उनके सवालों के जवाब देते, उन्हें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बताते। ये कनेक्शन बिल्डिंग कमाल की थी। ये कल्चर बिल्कुल नया था। लोगों को वाकई लगता था कि ये हमारी कंपनी है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तीसरा पिलर था उनकी सोच का स्केल, यानी हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा बनाओ। हमेशा बड़ा। मांग से पहले ही बहुत बड़ी कैपेसिटी खड़ी कर दो। हाँ। उनका मानना था कि साइज ही अपने आप में कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगर आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो आपकी लागत यानी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और आप बाजार पर हावी हो सकते हैं। वो हमेशा कहते थे बिल्ड कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड। अच्छा। और चौथा, जो उस दौर के लिए बहुत जरूरी था, लाइसेंस राज के उस पेचीदा दौर में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सर्कल्स में अपनी राह बनाना, उनसे काम निकलवाना। हाँ, वो तो जरूरी था उस जमाने में। इसमें वो माहिर माने जाते थे। हालांकि बाद में इसी वजह से उन पर क्रोनिज्म यानी यारी दोस्ती निभाकर फायदा उठाने के आरोप भी लगे, और ये पहलू हमेशा विवादित रहा है, बिल्कुल। और फिर आया उनका पॉलिस्टर पर वो बड़ा दाव। जरा सोचिए, वो दौर जब ज्यादातर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन पे फोकस कर रही थी, सरकार खादी को बढ़ावा दे रही थी। हाँ, कॉटन ही चलता था ज्यादातर। धीरूभाई ने सिंथेटिक फैब्रिक्स का भविष्य देखा। उन्होंने समझा कि बदलते भारत में आम आदमी को ऐसा कपड़ा चाहिए जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, धोने में आसान हो और दिखने में स्टाइलिश हो। जरूरत को समझा उन्होंने। हाँ, विमल ब्रांड के जरिए उन्होंने पॉलिएस्टर को मध्यवर्गीय घरों तक पहुंचाया। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये कॉमर्स के जरिए एक तरह का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। फैशन को आम आदमी की पहुंच तक लाना, उसे डेमोक्रेटाइज करना। बिल्कुल। और वो 1977 का IPO वाकई एक मील का पत्थर था। इसने सचमुच लाखों आम भारतीयों को पहली बार शेयर बाजार की दुनिया से रूबरू कराया। सही। और धीरूभाई उनके लिए एक हीरो, एक चैंपियन बन गए। ऐसा लीडर जो उन्हें लगातार डिविडेंड और शेयर की कीमत में बढ़त, मतलब एप्रिसिएशन के रूप में रिटर्न्स दे रहा था। हाँ, भरोसा बन गया था उनके और शेयर होल्डर्स के बीच एक जबरदस्त विश्वास का रिश्ता कायम हो गया। लोग कहने लगे थे, रिलायंस का शेयर मतलब सोना। फिर टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स में जाना, ये तो और भी बड़ा और ज्यादा हिम्मत वाला कदम था। हाँ, ये बहुत बड़ा लीप था। पॉलिएस्टर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, PTA और MEG, उन्होंने सोचा कि ये भी बाहर से क्यों खरीदें, क्यों ना खुद ही बनाएं। प्यूरिफाइड टेरिफेलिक एसिड और मोनोएथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, लेकिन इसके लिए तो जबरदस्त पूंजी, टेक्नोलॉजी और सरकारी मंजूरियों की जरूरत थी। एकदम सही। और ये पैसा उन्होंने फिर कहां से उठाया? कहां से? अपने लाखों छोटे शेयर होल्डर्स के भरोसे पर, इक्विटी मार्केट से। फिर से वही इक्विटी रूट। हाँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज, दुनिया भर से बेहतरीन इंजीनियर्स और मैनेजर्स को हायर किया। सरकारी लाइसेंस, उसके लिए जोरदार लॉबिंग की, जो उस लाइसेंस राज की जरूरत भी थी और धीरूभाई की खासियत भी। और इन सबसे ऊपर वो विजन, वो दूरदर्शिता कि आने वाले समय में भारत में प्लास्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स की खपत तेजी से बढ़ेगी। गुजरात में पातालगंगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो 1984 के आसपास चालू हुआ, हाँ, पातालगंगा, वो इसी सोच, इसी हिम्मत का नतीजा था। उस समय ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। ये उनकी स्केल वाली सोच का एक और जीता जागता उदाहरण था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, ये सफर बिना विवादों के नहीं रहा। विवाद तो थे। खास तौर पर 80 का दशक रिलायंस और धीरूभाई के लिए काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कई गंभीर आरोप लगे, बड़ी लड़ाइयां हुई। हाँ, विवादों की भी कमी नहीं रही। एक बहुत चर्चित मामला 1988 के रिलायंस के राइट्स इशू से जुड़ा है।
जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए था। अच्छा, डिबेंचर्स वाला मामला। डिबेंचर्स एक तरह के लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कन्वर्टेबल का मतलब था कि बाद में इन्हें शेयर्स में बदला जा सकता था। हुआ ये कि ऐसी खबरें या अफवाहें फैलीं कि रिलायंस के शेयरों की कीमत गिराने के लिए कलकत्ता के कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के एक गुट, जिसे बाद में बेयर कार्टेल कहा गया। बेयर कार्टेल, हाँ सुना है। बेयर मार्केट में वो होते हैं जो कीमत गिरने पर दाव लगाते हैं, ने जबरदस्त बिकवाली शुरू कर दी, यानी शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप शेयर उधार लेकर बेच देते हैं इस उम्मीद में कि कीमत गिरेगी तो आप सस्ते में खरीद कर वापस कर देंगे और मुनाफा कमा लेंगे। अच्छा। और इसके जवाब में क्या हुआ? जवाब में मुंबई में कुछ ब्रोकर्स, जिन्हें बाद में फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहा जाने लगा, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस, हाँ, उन्होंने उतनी ही तेजी से खरीदारी शुरू कर दी ताकि कीमत गिरे नहीं बल्कि संभल जाए या बढ़ जाए। नतीजा ये हुआ कि बाजार में ऐसी अफरा तफरी मची कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। 3 दिन बंद रहा बाजार, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, फिर मामला कैसे सुलझा? BSE अथॉरिटीज को दखल देना पड़ा। उन्होंने एक कैरी फॉरवर्ड चार्ज, जिसे अनबदला रेट कहते थे, फिक्स किया और बेयर कार्टेल को कहा कि उन्हें कुछ दिनों के अंदर शेयरों की डिलीवरी देनी होगी जो उन्होंने बेचे थे। तो मुश्किल हो गए उनके लिए। अब मुश्किल ये थी कि बाजार में शेयर थे ही नहीं उतने। कहा जाता है कि बेयर कार्टेल को बाजार से बहुत ऊंचे दामों पर शेयर खरीदने पड़े। ओह। और अफवाहें ये भी थीं कि आखिर में ये शेयर धीरू भाई ने ही अपनी कुछ कंपनियों के जरिए सप्लाई किए, जिससे उन्हें बेयर कार्टेल के इस मवादने से भारी मुनाफा हुआ। हालांकि ये सब बातें अटकलों और आरोपों के दायरे में रहीं। इस घटना ने और सवाल खड़े कर दिए होंगे कि पैसा कहां से आया। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि कुछ साल पहले तक जो आदमी सिर्फ यान का ट्रेडर था, उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आया कि वो पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सके? हाँ, ये सवाल तो लाजमी है। उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में इस पर जवाब भी दिया था। उन्होंने बताया कि 1982-83 के दौरान कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs ने रिलायंस में करीब 220 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 220 करोड़ उस जमाने में? हाँ, ये निवेश आइल ऑफ लैंड में रजिस्टर्ड कुछ कंपनियों के जरिए आए थे। आइल ऑफ मैन टैक्स बचाने के लिए जानी जाने वाली जगह है, तो शक और गहराया। टैक्स हेवन। उन कंपनियों के नाम भी बड़े अजीब थे। क्रोकोडाइल इन्वेस्टमेंट्स, लोटा इन्वेस्टमेंट्स, फियास्को इन्वेस्टमेंट्स। फियास्को, अच्छा नाम है। और दिलचस्प बात यह थी कि इन सभी कंपनियों के प्रोमोटर्स का सरनेम शाह था। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस निवेश में कुछ भी गैर कानूनी या नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। तो क्लीन चिट मिल गई। इसके अलावा भी तो आरोप थे, जैसे इंपोर्ट लाइसेंसेस में हेरफेर, कस्टम ड्यूटी बचाने के। हाँ, वो भी थे। और नुस्ली वाडिया और बॉम्बे डाइंग के साथ उनकी लड़ाई तो लेजेंड बन चुकी है। हाँ, वो भी दौर था। इंपोर्ट लाइसेंसेस को लेकर नियमों को अपने पक्ष में मोड़ने के आरोप लगे और नुस्ली वाडिया की बॉम्बे डाइंग के साथ जो कॉर्पोरेट राइवलरी थी, वो तो बेहद कड़वी और पर्सनल हो गई थी। हाँ। इसमें एक दूसरे पर जासूसी करवाने, मतलब कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, मीडिया का इस्तेमाल करके कीचड़ उछालने और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने तक के आरोप लगे। ये भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की शायद सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक है। तो उनके तरीकों पर हमेशा सवाल उठते रहे। मतलब समर्थक भी थे, आलोचक भी। बिल्कुल। और इस पर दो मत हमेशा रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो बस उस जमाने के लाइसेंस राज के सड़े गले सिस्टम के नियमों के हिसाब से खेल रहे थे। कि सिस्टम ही ऐसा था। हाँ, उस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था और बाकी लोग भी यही करते थे, बस धीरूभाई ज्यादा कामयाब रहे। दूसरी तरफ उनके आलोचक कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ नियमों को तोड़ा मरोड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, संस्थानों की ईमानदारी, मतलब इंटेग्रिटी को ही कमजोर किया। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। वो निश्चित रूप से एक ग्रे जोन में ऑपरेट करते थे, जहां नियम उतने साफ नहीं थे और उन्हें अपने हिसाब से चलाना संभव था। अगर उनके बिजनेस फिलॉसफी की बात करें तो उनकी सबसे मशहूर कहावत तो यही थी, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। हाँ, ये तो उनका मंत्र था। यानी हमेशा बड़ा सोचो, तेजी से फैसले लो और अमल करो, और हमेशा भविष्य की सोचो, आज की नहीं। छोटी सोच या धीरे चलने से उन्हें सख्त नफरत थी। बिल्कुल। इंक्रीमेंटल ग्रोथ उन्हें पसंद नहीं था। वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ यानी दौलत के लोकतंत्रीकरण में यकीन रखते थे, इसीलिए लाखों छोटे निवेशकों को अपनी कंपनी से जोड़ा। हालांकि ये भी सच है कि कंपनी का कंट्रोल हमेशा मजबूती से उनके और उनके परिवार के हाथ में ही रहा। हाँ, कंट्रोल तो उन्हीं का था।
रिस्क लेना उनके लिए डर की बात नहीं बल्कि अवसर की बात थी। वो मानते थे कि प्लानिंग जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन, यानी सोची हुई बात को जमीन पर उतारना। एक्शन पर फोकस। हाँ, उनका अंदाज था कि रास्ते की मुश्किलों के बारे में रास्ते में ही सोचेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लॉयल्टी उनके लिए सर्वोपरि थी। लॉयल्टी। जो लोग उनके साथ वफादार रहे, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्हें मालामाल कर दिया। उनका मैनेजमेंट स्टाइल भी दिलचस्प था। जरूरत पड़ने पर वो छोटी से छोटी चीज में दखल देते थे, मतलब माइक्रो मैनेज करते थे। अच्छा, माइक्रो मैनेज भी करते थे। हाँ, लेकिन साथ ही अपने भरोसेमंद लोगों को बड़े फैसले लेने की पूरी आजादी भी देते थे, उन्हें एम्पावर करते थे। और उनकी निजी जिंदगी, परिवार के बारे में कुछ बताएं। 1955 में उनकी शादी कोकिलाबेन से हुई। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे मुकेश और अनिल और 2 बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सालगांवकर। परिवार में वो एक पारंपरिक मुखिया, मतलब पेट्रियार्क की भूमिका में थे, और ये तय था कि बिजनेस आगे बेटे ही संभालेंगे। उन्होंने दोनों बेटों मुकेश और अनिल को बिजनेस में उतारा, उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार भी किया। हाँ, दोनों को ग्रूम किया उन्होंने। बिल्कुल। हालांकि ये बात भी साफ थी कि दोनों भाइयों की पर्सनालिटीज और काम करने के अंदाज काफी अलग थे। मुकेश ज्यादातर ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते थे, जबकि अनिल फाइनेंस और बाहरी दुनिया से रिश्तों पर। पर्सनालिटी कैसी थी उनकी? लोगों से मिलने जुलने में, बात करने में सुना है बड़े कैरिज्मेटिक थे। जबरदस्त, कैरिज्मेटिक और पर्सुएसिव। उनमें लोगों को अपनी बात से सहमत करने, उन्हें इंस्पायर करने की कमाल की क्षमता थी। बिल्कुल निडर थे, फियरलेस, बड़े से बड़े रिस्क लेने से हिचकिचाते नहीं थे, दूर की सोचते थे, हमेशा 5, 10, 20 साल आगे का प्लान बनाते थे। लेकिन कमजोरियां भी तो रही होंगी। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक ऑथोरिटेरियन थे, यानी अपनी ही चलाते थे, आलोचना सुनना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। जो उनके विरोधी होते थे, उनके प्रति काफी सख्त और निर्मम हो जाते थे। और जैसा हमने देखा, जहां तक नैतिकता का सवाल था, वो कई बार ग्रे एरिया में चलने में कंफर्टेबल थे। शायद एक और कमजोरी ये रही कि उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग, यानी उनके बाद कंपनी कैसे चलेगी, इस पर उतना स्पष्ट प्लान नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद बेटों के बीच वो दुखद विवाद हुआ। हाँ, वो विवाद तो काफी पब्लिक हुआ था। सेहत ने भी उनका साथ जल्दी छोड़ना शुरू कर दिया था। 1986 में स्ट्रोक आया था शायद। हाँ, 1986 में जब वो सिर्फ 53 साल के थे, उन्हें पहला बड़ा स्ट्रोक आया। उनका दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया। ये बहुत बड़ा झटका था। सिर्फ 53 की उम्र में? हाँ, लेकिन अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर वो कुछ ही महीनों में वापस काम पर लौट आए। हालांकि वो पहले जैसे कभी नहीं हो पाए, फिर भी उन्होंने हार नहीं छोड़ी। और इसके बावजूद रिलायंस का एक्सपेंशन रुका नहीं। 90s में भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए। बिल्कुल नहीं। सेहत की चुनौतियों के बावजूद 90s के दशक में रिलायंस ने और बड़े कदम उठाए। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट्स रिफाइनरी लगाने का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया। जामनगर रिफाइनरी, हाँ। टेलीकॉम सेक्टर में उतरने की प्लानिंग शुरू की, पेट्रोकेमिकल्स में अपनी कैपेसिटी और बढ़ाई। उनकी रफ्तार धीमी जरूर हुई, पर रुकी नहीं। फिर अंत कैसे हुआ? दूसरा स्ट्रोक आया था शायद 2002 में। हाँ, 24 जून 2002 को उन्हें दूसरा बड़ा स्ट्रोक आया, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। और करीब 2 हफ्ते बाद 6 जुलाई 2002 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर थी। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, देश ने एक प्रतीक खो दिया है कि कैसे एक साधारण भारतीय उद्यमिता की भावना और दृढ़ संकल्प से अपने जीवन काल में क्या हासिल कर सकता है। ये बड़ी बात कही थी उन्होंने। हाँ, महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर ने भी कहा था कि भारतीय उद्योग के आसमान पर 3 दशक पहले उदय हुआ ये नया सितारा अपनी हिम्मत और लगन से अंत तक बुलंदी पर बना रहा। उनके जाने के बाद क्या हुआ? सक्सेशन का क्या हुआ? आपने कहा था कि प्लान शायद उतना क्लियर नहीं था। जैसा मैंने कहा, 1986 के स्ट्रोक के बाद ही उन्होंने काफी हद तक कंपनी की रोजमर्रा की कमान अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दी थी। हाँ, मुकेश चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अनिल वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरू भाई के निधन के बाद ओनरशिप और नियंत्रण को लेकर दोनों भाइयों के बीच मतभेद सतह पर आ गए। मतभेद शुरू हो गए। हाँ, नवंबर 2004 में मुकेश अंबानी ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में स्वीकार किया कि भाइयों के बीच ओनरशिप इश्यूज हैं। ये बात पब्लिक में आ गई और फिर बंटवारा हुआ। मां ने मध्यस्थता की थी शायद। हाँ, आखिरकार मां कोकिलाबेन को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनकी मध्यस्थता से 2005 में रिलायंस ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। कैसे बटा ग्रुप?
जो मुख्य और ज्यादातर पुरानी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस का कारोबार था, वो मुकेश अंबानी के हिस्से में आया। यानी जो कोर बिजनेस था वो मुकेश अंबानी को मिला। हाँ, और जो नए बिजनेस थे जैसे टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशंस, पावर, रिलायंस एनर्जी, फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, वो एक नए ग्रुप रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप राडाग के तहत अनिल अंबानी को मिले। अच्छा, इस तरह बंटवारा हुआ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो धीरूभाई अंबानी का भारत पर असर क्या रहा? उनकी विरासत क्या है? असर तो बहुत गहरा और मल्टी लेयर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक रूप से देखें तो उन्होंने भारतीय कैपिटल मार्केट्स का चेहरा बदल दिया। हाँ, वो तो है। लाखों छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़कर एक रिटेल इन्वेस्टर कल्चर की नींव रखी, जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। उन्होंने ये साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वर्ल्ड क्लास बन सकती हैं, वर्ल्ड स्केल पर सोच सकती हैं और ऑपरेट कर सकती हैं। रिलायंस ने सीधे और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार दिया। और शायद सबसे अहम बात, हाँ, उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा सपना देखने और उसे हासिल करने को एस्पिरेशनल बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा योगदान है। और सामाजिक असर, जैसा आपने शुरू में कहा, एक गरीब स्कूल टीचर का बेटा देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कहानी अपने आप में बहुत पावरफुल थी। ये दिखाती थी कि भारत में भी मेहनत और दिमाग से कोई भी इंसान नीचे से ऊपर उठ सकता है। अपवर्ड मोबिलिटी। बिल्कुल, ये उनकी विरासत का एक बहुत पॉजिटिव पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक विवादास्पद विरासत। हाँ, वो विवाद तो साथ चलते रहे। जिन संस्थानों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो सरकार हो, रेगुलेटर हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, उनकी स्वायत्तता और ईमानदारी पर सवाल उठे। क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप उनकी विरासत का हिस्सा हैं कि उन्होंने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके अनुचित लाभ उठाया। क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप? हाँ, उनके जाने के बाद उनके अपने बेटों के बीच हुआ सार्वजनिक झगड़ा भी उनकी लेगेसी पर एक धब्बा है। और रिलायंस के बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक विस्थापन जैसे मुद्दे भी समय समय पर उठते रहे। उन्हें अक्सर पुरानी पीढ़ी के इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे JRD टाटा या GD बिरला से कंपेयर किया जाता है। क्या ये तुलना सही है? वो अलग थे काफी। तुलना होती है, पर शायद वो अलग तरह के लोग थे और अलग समय में काम कर रहे थे। जहां टाटा जैसे घराने स्थापित नैतिक मूल्यों, ट्रस्टीशिप और संस्थागत तरीकों से बिजनेस करने के लिए जाने जाते थे। हाँ, टाटा का एथिक्स पर जोर रहता था। वहीं धीरूभाई ज्यादा प्रैग्मेटिक, ज्यादा अग्रेसिव थे। वो नियमों को चैलेंज करने, उन्हें अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर थे, और उनका तरीका ज्यादा पर्सनल और नेटवर्क आधारित था। सिस्टम के साथ खेलने वाले। वो सिस्टम के अंदर से काम करने की बजाय कई बार सिस्टम को ही बदलने की कोशिश करते थे, ऐसा कहा जा सकता है। अंत में धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। क्या बड़े आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाए गए साधन हमेशा सही ठहराए जा सकते हैं? एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स, क्या ये फलसफा सही है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बड़े बदलाव लाने वाला पूंजीवाद, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव कैपिटलिज्म, और संस्थानों की ईमानदारी, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, एक साथ चल सकते हैं? मुश्किल सवाल है। ये ऐसे मुश्किल सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही धीरूभाई अंबानी की जिंदगी का सबसे बड़ा टेक अवे है। उन जटिल किरदारों को कैसे समझा जाए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, पर जिनके तरीकों पर हमेशा सवालिया निशान लगे रहे। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।